नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकड़ीपुर सठियाव, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर घरों एवं गाड़ी पर फिलिस्तीनी झंडा लगाने के आरोप में सरायमीर पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि यासिर अख्तर पुत्र रायलैंड निवासी उत्तरी चुड़ियार कस्बा व थाना सरायमीर द्वारा अपनी फेसबुक आईडी आजमगढ़ एक्सप्रेस पर फलस्तीन का झंडा फहराते प्रदर्शित करते हुए शुक्रवार को जुमा के बाद घर पर और गाड़ी पर फिलिस्तीनी झंडा लहराने की अपील करते हुए पोस्ट किया गया था, जिस पर काफी लोगों द्वारा कमेंट और रिकमेंट भी किया गया। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सर्विलांस की मदद से उक्त अभियुक्त यासिर अख्तर को वर्ग विशेष को गुमराह करने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में तबाही मचा रहे चक्रवाती तूफान ताउते का असर तीसरे दिन भी गुरुवार को जिले में देखने को मिला। गुरुवार को भोर से हुई झमाझम बारिश से प्रचंड गर्मी वाली मई माह में सावन के महीने का एहसास हुआ। बारिश की और ठंडी हवाओं से जिले का तापमान सामान्य से 10 डिग्री तक नीचे खिसक गया। मौसम में ये बदलाव 3 दिनों से बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ और ताउते तूफान के कारण आसमान में बादलों का जमावड़ा बना हुआ है, जिससे कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश से पारा नीचे आ गया है। ऐसे लोगों को अपने घरों में एसी, कूलर, पंखा बंद करना पड़ा। तो वहीं लगातार तीसरे दिन की बारिश ने नगरपालिका की पोल खोलकर रख दी है। शहर में जगह जगह निचले इलाकों में जल जमाव देखा गया। नालों की सफाई न होने से नाले जाम हैं, जिस वजह से बारिश का पानी सड़कों पर आ गया है, जिससे राहगीरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साथ ही निचले इलाके में रहने वाले लोगों के घरों तक पानी प्रवेश कर गया। शहर वासियों ने नगरपालिका और जिला प्रशासन से मांग की है कि बरसात से पूर्व शहर के सभी नालों की सफाई कराई जाए, जिससे कि आगे जल जमाव की स्थिति न बने। शहर के नाली नालों की तो सफाई आज नहीं, विगत 1-2 सालों से कभी नहीं हुई है। नाली बन जाती है, ढक्कन खुले रहते हैं, उसमें से पानी बह जाता है। और रोग की ये व्यवस्था है कि कोई सुध बुध लेने वाला, कोई छिड़काव, कोई सब कागजी कार्रवाई है, कोई मतलब नहीं है। खाली कागज में पैसा आता है और कागज में चला जाता है। बरसात में क्या होता है, स्थिति रहती है गांधी तिराहे की? गांधी तिराहे पे सर जो है कि परमानेंट बारिश में पानी लगा रहता है। ना नगर पालिका आके सुध लेगा, यहीं बगल में एसपी कार्यालय है, पंचायत विभाग है, कोई इसका सुध बुध लेने वाला नहीं है। क्या चाहते हैं, नाली नालों की सफाई होनी चाहिए? नाली नाले की सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, जिससे यहीं बगल में आपका गर्ल्स कॉलेज है, एसपी कार्यालय है। कोई मतलब नहीं है। नाली का पानी ऊपर जाता है, लोग गिर जाते हैं, पैर टूट जाता है, कोई मतलब नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि नगर पालिका एक्टिव होके नाली की स्वच्छता, बारिश के होने से पहले पैसे भी आते हैं, नाले का भी सफाई हो, बढ़िया साफ व्यवस्था हो, जिससे बारिश में कोई आम जनता को कोई दिक्कत ना हो। बहुत ही दुर्व्यवस्था है। इसके पहले भी मैं एक बार बोल चुका हूँ नाली के ऊपर, और काफ़ी दुर्व्यवस्था है। ना ही सफाई होती है, पूरा नाला भरा है, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक। और बरसात आने वाली है, मालूम ही है आपको। और ये दुर्व्यवस्था देख करके मन एकदम क्षुब्ध हो जाता है। और बरसात जहाँ आई, पहली ही बरसात में ये पूरा भर जाएगा और सड़कों पे पानी जाम हो जाएगा, जिसके वजह से आवागमन भी हमारा जो है बहुत ही बाधित होता है। तो नगर पालिका द्वारा आदेश आया हुआ सरकार द्वारा कि नाली नालों की साफ सफाई के लिए, क्या कुछ है इस तरह का? ऐसा आदेश तो आया हुआ है, मगर नगर पालिका इस पे 1% का कार्य कर नहीं रही है। नगर पालिका का कोई भी कर्मचारी जो कि सड़क पे दिखाई तक नहीं दे रहा है इस समय, और ना ही कोई साफ सफाई हो रही है कायदे से, ना ही कोई व्यवस्था है नगर पालिका। क्या चाहते हैं आप लोग? यही है, हम तो आम पब्लिक है भैया। हम तो चाहेंगे कि हमें अच्छी सड़कें मिले, अच्छा नाली मिले, अच्छी लाइट मिले, अच्छी बिजली मिले, अच्छी व्यवस्था मिले सारी, और क्या साफ सफाई बढ़िया हो। बरसात के पहले ये सब कार्य संपन्न हो जाए, ताकि जो है हमारा आवागमन भी ना शुद्ध हो, ना ही हमारे घरों में पानी घुसे। रैदोपुर कॉलोनी की ये स्थिति रहती है कि एक बरसात के पानी में घरों में पानी घुस जाता है, पूरे घर वाले अपने घर में से पानी निकालते रहते हैं। आज भी आप घुस करके देख लिए, नाली के ऊपर से पानी बह रहा है। नगर पालिका कोई ध्यान नहीं देती? कोई नहीं, 1% का कोई कारण नहीं है।
जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने बताया कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को जल्द ही शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण की तारीख अभी निश्चित नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि जिन संगठित ग्राम पंचायतों में 2/3 सदस्य निर्वाचित हुए हैं, उन ग्राम पंचायतों में प्रधान और सदस्यों को वर्चुअल माध्यम से शपथ दिलाई जाएगी, जबकि जिन ग्राम पंचायत में 2/3 सदस्य निर्वाचित नहीं हुए हैं, वहां उपनिर्वाचन कराया जाएगा, जिससे कि सदस्य निर्वाचित हो सके। तब तक उन ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। जिला पंचायत सदस्य के लिए भी अभी कोई निर्देश नहीं मिला है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि शपथ ग्रहण के बाद ग्राम पंचायत में कार्य शुरू होंगे। उन्होंने बताया कि मतगणना के बाद जिन ग्राम पंचायत के प्रधान की मृत्यु हुई है, उन ग्राम पंचायतों में 6 माह के भीतर उपचुनाव संपन्न कराया जाएगा। साथ ही जिन ग्राम पंचायत में 2/3 सदस्य नहीं चुने गए, वहां भी उप निर्वाचन होगा। प्रधानों के जो निर्वाचित हैं और उनके साथ सदस्य भी निर्वाचन हुआ है और अभी उनके शपथ ग्रहण का कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। शपथ ग्रहण के बाद ही वो कुछ काम कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम निर्देश प्राप्त है कि जो संगठित ग्राम पंचायतें हैं, संगठित ग्राम पंचायतों को कहना यह है कि जिसमें 2/3 सदस्य निर्वाचित होंगे वही संगठित मानी जाएगी। वहीं पे प्रधान शपथ लेगा, प्रधान के साथ सदस्य लेगा, वही काम करेगी। जैसे कि अगर 9 वार्ड है तो उसमें 6 सदस्य होने चाहिए, 11 वार्ड है तो 8 सदस्य होने चाहिए, 15 वार्ड है तो 10 सदस्य निर्वाचित होने चाहिए। एक प्रधान और प्लस 2/3 सदस्य जहाँ है उन ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया जा रहा है, उन्हीं में शपथ ग्रहण की तैयारी प्रारंभ है। महाप्रधानों का भी क्या है? महाप्रधान के विषय में अभी तो कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन निकट भविष्य में कुछ न कुछ शासनादेश जारी होने जा रहे हैं कि किस तरह से कार्यक्रम होंगे, क्योंकि कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए इकट्ठा शपथ ग्रहण समारोह करना कोविड-19 के प्रोटोकॉल के विरुद्ध है। उसमें हो सकता है कि डिजिटली कोई व्यवस्था की जाए या अन्य कोई व्यवस्था हो कि वो जल्द ही ऐसा मैसेज है कि कार्य प्रारंभ किए जाएंगे और इनके शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया जाएगा। निर्वाचन के बाद जिनकी मृत्यु हुई है, अगर परिणाम उनके पक्ष में विजयी हो गए हैं तो उनको 6 महीने के अंदर जो नियम है कि वहाँ पे उप निर्वाचन कराया जाएगा, तो 6 महीने के तिथि के बीच में कभी 2 महीने 3 महीने बाद जहाँ इलेक्शन कमीशन ध्यान देगा वो डेट आएगी, उस पर जो है हो जाएगा। इसके अलावा जो असंगठित ग्राम पंचायत रह जाएगी, जहाँ सदस्य कम है, उनके लिए भी उसी समय उप निर्वाचन होगा, उनकी संख्या भरी जाएगी जिससे कि वहाँ प्रधान काम कर सकें। जब तक वो संगठित नहीं होगी तब तक वहाँ के प्रधान काम नहीं कर पाएंगे, वहाँ प्रशासक की व्यवस्था चलती रहेगी। जनपद में हमेशा चर्चा का केंद्र में रहने वाले सीओ सगड़ी डॉक्टर राजेश तिवारी को लखनऊ जनपद के लिए एसपी सुधीर कुमार सिंह ने रिलीव कर दिया है। डॉक्टर राजेश जब आजमगढ़ तबादला होकर आए थे, तभी कुछ दिनों बाद उनका यहां से ट्रांसफर हो गया था, लेकिन जनपद में 6 सीओ के होने और एक के जाने से 5 सीओ हो जाने की स्थिति हो जाने से तब उन्हें रिलीव नहीं किया गया था। जनपद में सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य पंचायत चुनाव को सकुशल निपटाने व एक अन्य सीओ के एक दिन पूर्व आने से बुधवार को डॉक्टर राजेश को रिलीव किया गया। डॉक्टर राजेश तिवारी का 2 दिन पूर्व सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर की मौजूदगी में भाजपा नेताओं से पार्किंग को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें क्षेत्रीय महामंत्री सहजानंद राय और सीओ के बीच तीखी झड़प हुई थी। विवाद के बाद सहजानंद राय ने इसकी शिकायत अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और जिले के उच्च अधिकारियों से की थी। इसके बाद सीओ सगड़ी राजेश तिवारी को लखनऊ के लिए पुलिस अधीक्षक ने रिलीव कर दिया। मामले में क्षेत्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी सहजानंद राय का कहना है कि राजेश तिवारी जब से जनपद में आए थे, उनका मीडिया कर्मियों, व्यापारियों के साथ ही आम जनता से आए थे विवाद होता रहता था। ऐसे अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए उनको लखनऊ रिलीव किया गया। शहर के सिविल लाइन स्थित कार्यालय पर मीडिया से बातचीत करते हुए श्री राय ने कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार करता है तो किसी भी कीमत पर उसे जिले में नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अन्य दल के नेता और कार्यकर्ताओं को भी इस मामले पर एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान जिला महामंत्री लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, रजनी श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। 2 दिन पहले
हमारे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी 18+ वैक्सीनेशन की उद्घाटन के लिए सिलसिले में आए हुए थे। उस कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, उनको भोजन करना था सर्किट हाउस में, उस समय वहाँ पर उनको थोड़ा विश्राम करना था। इस निमित्त वो सर्किट हाउस में थे और स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो हमारे कार्यकर्ता उनसे मिलने, उनकी कुशल क्षेम जानने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। वो भी ज़्यादा तादाद में नहीं, मुझको लगता है 5-7 गाड़ी में वहाँ वो लोग उपस्थित थे। लेकिन आजमगढ़ में बहुत दिनों से अपने विवादों के कारण चर्चा में रहे राजेश तिवारी, जो हमेशा कभी व्यापारियों के ऊपर, कभी मीडिया कर्मियों के ऊपर या आम जनमानस, जहाँ ऐसी बड़ी वैश्विक महामारी में एक दूसरे के सहयोग के लिए हर आदमी तत्पर है और अपना दायित्व उनके सहयोग में निभा करके अपना दायित्व पूर्ण करता है, वहीं इन परिस्थितियों में राजेश तिवारी जैसा सीईओ, जो कि मुझे पता चला कि उसका स्थानांतरण पहले से हुआ था, लेकिन किन कारणों से वो रिलीव नहीं हुआ था इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। और वहाँ पर जा करके भारतीय जनता पार्टी मेरे कार्यकर्ताओं की उनकी गाड़ी कि मैं चलान करूँगा, अगर वो गाड़ी कहीं रोड पे होती, कहीं ऐसे चलती, उनकी चलान का विषय आता तो वो नियम संगत होता, उसके लिए कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता या नेता उस पर हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन स्वाभाविक तौर पे सर्किट हाउस में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ उपस्थित हैं, वहाँ इस तरह की बात कहना और किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये सबसे बड़ा अपमानजनक होता है कि अगर उसकी विचारधारा, उसकी पार्टी के लिए अगर कोई कहे कि मैं इस पार्टी की हैसियत जानता हूँ, तो मैं स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विषय में कहे, चाहे अन्य दल, चाहे समाजवादी या बहुजन, किसी भी विचार पार्टी के लिए अगर कहता है कोई प्रशासनिक अधिकारी, तो ये अशोभनीय है, इसकी निंदा होनी चाहिए, इसका बहिष्कार होना चाहिए। और इन परिस्थितियों में मेरे पास, मैं तो वहाँ अचानक पहुँचा था, हमारे कार्यकर्ता और कुछ मीडिया कर्मी वहाँ जो उपस्थित उन लोगों ने बताया, मैंने केवल उससे इतना पूछा कि इस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत दिनों से वो अपने विवादों के कारण, चर्चा में होने के कारण उनको लगता था कि मैं रॉबिन हुड हूँ। रॉबिन हुड कोई व्यक्ति अपने दुराचरण से नहीं बन सकता, वो अपने सच्चरण से बन सकता है। तमाम ऐसे तिवारी जैसा सीईओ जो हमेशा विवादों के घेरे में बना रहा, केवल उसको ये था कि मैं बड़ा हूँ। कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा तब हो सकता है जब उसका आचरण सही हो। इस नाते मुझे उस पर प्रतिवाद करना पड़ा और निश्चित रूप से मैंने इसके लिए अपने ऊपर के नेताओं से और आजमगढ़ जिले के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर दबाव बना करके मैंने कहा इनको तुरंत रिलीव किया जाए, क्योंकि इनके कारण भारतीय जनता पार्टी की भी छवि खराब हो रही थी और प्रशासनिक व्यवस्था पे भी सवाल उठ रहा था। इस नाते ऐसे व्यक्ति को यहाँ जाना अति आवश्यक था। उसका परिणाम सुखद रहा कि आप लोग, सारे लोगों ने भी दबाव बनाया और यहाँ से वो चले गए। यही घटना थी। मेरा एक बात और कहना है कि आजमगढ़ जिले में किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के साथ अगर इस तरह का दुर्व्यवहार होता है, इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो समाज निश्चित रूप से उसको संज्ञान लेता है। उस पर हम सारे लोगों को एकजुट होकर के इसके लिए कहीं न कहीं संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष ही राजनीतिक दल की पूंजी होती है। और व्यक्तिगत तौर पे मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए जो अपने जीवन का एक एक क्षण भारतीय जनता पार्टी के सम्मान के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान के लिए संघर्ष में व्यतीत हुआ है, और मेरे सामने ऐसी कोई बात आएगी कि अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो अगर चैलेंज करेगा तो निश्चित रूप से उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो परिणति राजेश तिवारी की हुई है वही आगे आने वाले दिनों में ऐसे कार्य करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी होगा। इसी के लिए मेरा एक आग्रह था कि आप लोगों के बीच में बातचीत करके यह विषय समाज में जाना चाहिए कि ऐसे
खराब अधिकारी अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आपके एक नेता चंदू सरोज भी है, लालगंज क्षेत्र के हैं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार करके भगाई भी किया था, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो SC आयोग गए हैं। सचिन जी, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं, चंदू सरोज जी की जो घटना है, मुझको लगता है कि और किसी से उन्होंने संज्ञान में लाया होगा, लेकिन ये घटना मेरे संज्ञान में नहीं आई थी। अगर ऐसी ये बात है तो निश्चित रूप से अगर उनके साथ जो अधिकारी दुर्व्यवहार किया है उसका भी यही हश्र होगा जो राजेश तिवारी के साथ हुआ है। मोबाइल व्यापारियों की उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से जूम मीटिंग संपन्न। ऑल इंडिया रिटेल मोबाइल एसोसिएशन इमरा के तत्वाधान में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के साथ एक मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें आजमगढ़ जिला अध्यक्ष एवं स्काईलिंक ग्लोबल के प्रोपराइटर संजय मोदी के साथ ही प्रदेश के अध्यक्ष नीरज जौहर, सचिव अमित अग्रवाल, उपाध्यक्ष रतन मेघानी, इमरा के चेयरमैन कैलाश लखियानी के साथ इमरा संगठन से अन्य लोग भी उपस्थित रहे। मीटिंग में व्यापारियों की वर्तमान समस्याओं को रखा गया, जिनमें मुख्य रूप से ऑनलाइन कंपनियों द्वारा लॉकडाउन पीरियड में गैर जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी को रोकने की मांग की। उत्तर प्रदेश इमरा के अध्यक्ष नीरज जौहर ने कहा कि आज जब प्रदेश का व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके किराया, बिजली, सैलरी व सभी तरह के टैक्स दे रहा है, ऐसी स्थिति में ये विदेशी मुट्ठी भर कंपनियां खुदरा बाजार को खत्म कर देंगी और लॉकडाउन के बाद बाजार खुलने पर डिमांड नहीं के बराबर रह जाएगी। उप मुख्यमंत्री जी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विभूति प्रसाद ने अनुरोध करते हुए बताया कि प्रदेश में फ्लिपकार्ट और अमेजन द्वारा गैर जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी करके कोरोना कैरियर के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए आवश्यक तत्काल प्रभाव से जरूरी वस्तुओं को छोड़कर सभी गैर जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी पर प्रतिबंध लगाना होगा, ताकि बढ़ते हुए संक्रमण को घर घर जाने से रोका जा सके। मीटिंग में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मोबाइल रिटेलर की समस्याओं को बहुत गंभीरता से सुना और समस्याओं से सहमति जताते हुए आश्वासन दिया कि अतिशीघ्र मुख्यमंत्री जी के सामने इस विषय को रखेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने कोरोना काल के बाद व्यापारियों के साथ फिर संवाद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने ऑनलाइन कंपनियों से देश और प्रदेश में आ रही दिक्कतों को प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री तक पहुंचाने का वादा किया। साथ ही साथ उन्होंने अतिशीघ्र लॉकडाउन समाप्त होने की संभावना जताई। कि एक अच्छे लोगों के बीच में आज उत्तर प्रदेश के और देश के आर्थिक विषयों की चिंता करने का अवसर आपने मुझे दिया है। मैं पूरी गंभीरता के साथ में आपके साथ हूँ और आपकी समस्याओं का निदान कर सकूं, इसको मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। मैं फिर से दोहराता हूँ कि भविष्य में ये अंत नहीं है। मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर्स को उत्तर प्रदेश में कैसे हम सुविधा दे सकते हैं, उसके लिए आपके साथ में बैठेंगे। केंद्र सरकार के साथ में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी आप लिख के देंगे, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री या अन्य के पास में आपकी जो भी वाणिज्य मंत्री जी या किसी के पास में IT इलेक्ट्रॉनिक मंत्री जी के पास, जिसके पास भी आपकी बात होगी, बात को पहुंचाने के लिए बीच में एक कहते हैं ना कि डाकिया का काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत आभार। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मुझे एक छोटी सी बात कहनी थी कि हम लोग रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं हैं। हमारी खुदरा दुकानें हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्ट कंपनी से ला करके, उनकी अलग चीज होती है। हम रिटेलर्स हैं जो आपके साथ अभी जुड़े हुए हैं। और आपके किसी के संबोधन में डिस्ट्रीब्यूटर शब्द आया था। जी जी, तो उसी को मैंने दोहराया है। आप रिटेलर कर रहे हैं तो मैं इसको रिटेलर मान लेता हूँ। जी जी, हम सारे मोबाइल रिटेलर्स हैं जिनकी खुदरा दुकानें हैं। गली मोहल्ले में, मॉल में, छोटे छोटे जगहों पर जो होती है वैसी हमारी दुकानें हैं। इसीलिए हमारी आजीविका की चिंता, हमारे जो रिटेलर बंधु है उनकी आजीविका की चिंता हमें ज्यादा लगी है, जिसके लिए हमने आपसे अनुरोध किया था। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपने जितनी बातें कही हैं इस शब्द को छोड़ के, वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपने जो भरोसा दिलाया। जिस गांव में 35 वर्षों से विद्युत आपूर्ति अनवरत चल रही थी, उस गांव में बीते 13 मई से विद्युत आपूर्ति ठप है, जिसका कारण गांव का एक दबंग है जिसने विद्युत व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। मामला जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के रामपुर
जब्ती जमालपुर गांव का है। गुरुवार को गांव वासियों ने सिधारी थाने और विद्युत विभाग में शिकायत दर्ज कराई कि गांव का एक दबंग विद्युत आपूर्ति ठप किए बैठा है, जिससे कि पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। दबंग की इस हरकत से गांव में डर और भय का माहौल व्याप्त है। ग्रामीणों ने दबंग पर कार्रवाई कर गांव में सुचारू रूप से विद्युत व्यवस्था के संचालन की मांग की। आपको समस्या है यहाँ कि उधर से आ रहा है तो कुछ लोग काट दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम है कि बच्चों लोग को पढ़ाई है, लाइट नहीं मिल रहा है, सबको परेशानी है, फिर नहीं सका गर्मी में कैसे क्या दिन से लाइट नहीं है आप लोग? अरे 15 दिन से। कौन लोग काट रहे हैं? कोई दबंग आदमी है? कौन का दबंग क्या है? वो माशा आदमी है, तो क्या कर रहा है, वो लाइट कट रहा है। तो बीच में तार काट दे रहा है कि लाइन? बीच में से तार काट के अपना लाइट जला रहा है, बाकी जनता को छोड़ रहा है। गाँव कितने गाँव लोग परेशान है? कितने गाँव वाले? गाँव में कम से कम 50 आदमी है जो प्रभावित है। प्रभावित है। क्या चाहते हैं आप लोग? हैं हम लोगों को क्या है कि बिजली का सबको चाहिए, कम से कम इसके लिए सब बच्चे को पढ़ाई हो, संविधान हो, सबको पंखा आराम से रहे। अधिकारी से मिलने आप लोग आए हैं? अधिकारी से मिलने आए हैं। हुआ था जब से लाइट आई थी, तो आज 2-3 हफ्ते से क्या पूरे लाइट को काट दी गई और कह रहे हैं कि हम जाने नहीं देंगे। उधर से दूसरे ट्रांसफार्मर से लाइट आ रही है और कह रहे हैं यहाँ से हम खाली सिंगल दे रहे हैं। कौन नहीं जाने दे रहा है? वीरेंद्र यादव हैं, मास्टर हैं। हाँ, दबंग है? दबंग है, मास्टर हैं, बकस यादव हैं। ये 2 लोग कह रहे हैं हमारे दरबार कोठी पर से नहीं जाएगा। अब पहले से वो लाइट गई है उसी पर। बता दा कितनी साल से? तो कम से कम 35 साल से वो पोल गड़ा हुआ। क्या चाहते हैं आप लोग? हैं हम लोग को लाइट चाहिए और क्या चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई हो? कार्रवाई करना है। किसके खिलाफ? उन्हीं के खिलाफ, वीरेंद्र यादव के, बकस के यादव। आज संज्ञान में आया है मैटर, इसको अभी जेई से बात किया हूँ, वहाँ पे भेजा हूँ, जाके देख ले, अगर कोई इस तरह का मैटर है तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से? अगर जांच में अगर कोई इस तरह का मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने सूचना दिया जाएगी। ताउते तूफान और पश्चिमी विक्षोभ के कारण जनपद में हुई मूसलाधार बारिश ने जिले में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में जल निकासी की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। जी हां, जगह जगह जल जमाव देखने को मिल रहा है। जिले के सठियाव बाजार में रेलवे स्टेशन रोड पर हाल ही में नाले का निर्माण किया गया था। बावजूद इसके झमाझम हुई बारिश से स्टेशन रोड पर जल जमाव हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले का निर्माण सही तरीके से नहीं किया गया है। इस नाते से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिसका नतीजा ये है कि सड़कों पर घुटने बराबर पानी लगा हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की कि बरसात के पूर्व जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए। नाली का बहुत बड़ा दिक्कत है सर। यहाँ बहुत पहले से नाली को लेकर हमेशा थोड़ा सा बारिश होता है सर, तो यहाँ पे पानी का पूरा जमा हो जाता है। और सर अभी देखिए जल्दी यहाँ पे नाली बना हुआ है, यहाँ गार्डन करो, यहाँ पे सर अभी जल्दी नाली बना हुआ है यहाँ पे सर, लेकिन इस नाली का कोई मतलब नहीं है सर। यहाँ पे देखिए पैदल चलने वालों को कितना दिक्कत होता है। और मैं सर जिला प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे नाली की समस्या को मतलब सही किया जाए। आजमगढ़ दीदारगंज थाना क्षेत्र के आमगांव निवासी सुरेश प्रजापति तथा विमलेश प्रजापति पुत्रगढ़ पलझू प्रजापति को गांव में ही दबंग लोगों ने 15 मई शनिवार को लात घूंसों और लाठी डंडों से पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे सुरेश प्रजापति को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। शोरगुल सुनकर लोगों ने बीच बचाव किया और हमलावर गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। घटना का कारण गांव के एक संप्रदाय के लड़के सुरेश प्रजापति, विमलेश प्रजापति व अवधेश प्रजापति की जमीन में क्रिकेट खेल रहे। मना करने पर क्रिकेट खेलने वाले नहीं माने और सुरेश प्रजापति को मारपीट कर घायल कर दिया। जब पीड़ित तथा पीड़ित के भाई थाने में न्याय की गुहार लगाने गए तो थानाध्यक्ष ने गाली गलौज देकर भगा दिया। जब पीड़ित फिर थाने में पहुंचा तो उसे हवालात में डाल दिया गया और 2 घंटे बाद हवालात से निकाल कर बोला गया कि सुलह कर लो वरना पिटाई करेंगे। पीड़ित जब सुलह के लिए तैयार नहीं हुआ तो पुनः हवालात में डाल दिया गया। कई बार यही प्रक्रिया दोहराने के बाद जबरन सुलह करवाया गया। थानाध्यक्ष के इस रवैये से पीड़ित काफी डरा सहमा है। शादी के उसी में कुछ बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे थे। कब खेल रहे थे क्रिकेट? शनिवार तारीख 15 तारीख को
15 तारीख को खेल रहे थे, 15 मई को। और हमने जो है वहाँ गया और जो है कोरोना की वजह से तो हमने कहा कि यहाँ भीड़ मत लगाइए, मेरी जमीन में आप लोग चले जाइए। उन्होंने जो है इस पर आमादा हो गए मारपीट करने के लिए और मेरे भाई सुरेश को मार दिए, सर फट गया। और मेरे छोटे भाई विमलेश को जो धूस की चोटें काफी आई है। और इसके बाद मैंने यहाँ से थाने पर गया FIR दर्ज करने के लिए, FIR दर्ज नहीं हुआ था। उसके बाद हमने जो है चक्कर लगाता रहा, FIR न दर्ज होने से मैं बहुत परेशान हो गया और विवश होकर थाना वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255।